जय हिंद फ्रेंड। तो हम लोग हिस्ट्री में एक लेक्चर आप लोगों के सामने हम लोग देख चुके हैं। इसमें अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में दूसरा लेक्चर। और पहला हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात किया था। अभी हम देखने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इसमें हमने आप लोगों को बताया कि कई सारी सभ्यताओं पे चर्चा करनी है और इसमें जो सबसे मुख्य सभ्यता है जो हमारे भारत की सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग जो पिछली क्लास में देखे हैं उसमें प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में स्टोन एज की चर्चा हुई है, यानी कि उसमें हमने अलग अलग चार पाषाण काल को अलग अलग चार भागों में बांटा और उसके बारे में हमने चर्चा किया कि कहाँ पे जो है किस काल में सबसे पहले आग की खोज की गई, कहाँ सबसे पहले कृषि किया गया यानी कि कृषि करना प्रारंभ कहाँ से किया गया। इन सभी बातों पे हमने चर्चा किया है। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में सबसे पहले ये सभ्यताओं का समय था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो बताया जाता है जो इतिहास में जितने इतिहासकार हैं उनके अनुसार अलग अलग टाइमलाइन इसके द्वारा बनाया गया है। मतलब कि इसमें अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो कई सारी नई एनसीईआरटी और कई सारी पुरानी एनसीईआरटी में इसके अलग अलग डाटा हैं और कई ऐसे टीचर भी हैं जिनके अलग अलग डाटा इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम आपको एक एक्यूरेट डाटा बता रहे हैं जो आपके सभी एनसीईआरटी और अलग अलग जो पीडीएफ वगैरह रहते हैं उनसे एक निचोड़ निकाल के लाया, सबका बता देंगे और जो आपको रियलिटी में याद रखना है उसे भी आप लोगों के सामने हम रखेंगे। तो सबसे पहले इस सभ्यता की अगर बात करें तो ये सभ्यता हमारे भारत में उत्पन्न हुई थी और भारत एशिया का देश है और एशिया को कहा जाता है सभ्यताओं का पालना। ठीक है ना, एशिया को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा सभ्यता उस समय विकसित हुई थी। इसी कारण से एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं, जबकि मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है, लेकिन सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। इसमें हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करें तो ये इसका जो सबसे पहले समय सीमा की अगर बात की जाए तो इसका समय जो रहता है वो ओल्ड एनसीईआरटी में दिया गया है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक एक ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा डाटा दिया गया है। लेकिन यही अगर हम लोग देखेंगे नई एनसीईआरटी में जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें यही 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बताया गया है। और इन दोनों में अगर हम देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, इसके अनुसार ये डाटा है। लेकिन आपको जो याद रखना है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चन में अब अगर इस तरीके से आ जाता है ऑप्शन में, तो आपको क्या लिखना है, आपको सबसे जो अगर मानक है जिसे सबसे ज्यादा माना गया है वो है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया भी गया है। साथ साथ इसे हम कई जगह से रिसर्च करने के बाद आपको बता रहे हैं कि यही ऐसा डाटा है जो आपका सबसे सही डाटा है जो मानक रूप में स्वीकार किया गया है। बाकी तब आप इसमें लगाइएगा जब ऑप्शन में आपका ए डाटा नहीं रहेगा। जैसे दिया गया क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय सीमा है और उस समय सीमा की जो चार ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन में आपका ए डाटा ही नहीं दिया गया है, तब आप इसमें से ए वाला लगाएंगे कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। इससे पहले आप लोगों को इसमें नहीं लगाना है। इससे पहले अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप इसी को लगाएंगे। ये थी इसकी टाइमलाइन। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। इससे पहले हम बात करते हैं ताकि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो बार बार हम आपके सामने इसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम पड़ा कैसे, यानी किसी भी चीज का अगर केवल सभ्यता तो समझ में आ रहा है कि ठीक अच्छा सभ्यता है, लेकिन इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन क्या था। तो इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का 5 नाम है, कोई एक नहीं, इसके 5 नाम हैं। और इन 5 नामों में सबसे पहला जो सबसे तथ्यागत नाम है जिसको सभी लोग मानते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी का नाम जिसके नाम से सब जानते हैं। और इसी के साथ जो है एक दूसरा नाम है
ये पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता। दूसरा हड़प्पा सभ्यता है। तीसरा इसी को कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं इसी को। चौथा नाम इसी का है प्रथम नगरीय सभ्यता। फिर इसी को एक और इसका नाम है पांचवा, जिसे कहा जाता है सरस्वती सभ्यता। ऐसे कुल इसके टोटल 5 नाम हैं। इन पांचों नामों के अपने अलग अलग रीजन हैं, अलग अलग कारणों से इनके नाम पड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नाम। इसका सिंधु घाटी क्यों पड़ा? तो सिंधु नदी, आप जानते हैं कि जो हमारा भारत है, इस भारत में मानसरोवर झील से निकलने वाली ये नदी सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए मिठानकोट में अपने सहायक नदियों के साथ मिलने के बाद ये जाके अरब सागर में गिरती है। तो इसी नदी के आसपास, यानी कि जो नदी होती है, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र को घाटी कहा जाता है। तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था इसे घाटी कहते थे। तो सिंधु घाटी हो गई, और यहाँ निवास करने वाले लोग जो थे वो सभ्य थे, यानी कि एक आज के 4 से 5 हजार साल पहले जैसे आज मानव जीवन व्यतीत हो रहा है, इससे कई गुना सभ्य तरीके से मानव वहाँ पे निवास करते थे। इसी कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर दूसरा आता है हड़प्पा सभ्यता। तो क्या रीजन था कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा? जब इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले इसकी खुदाई शुरू की गई, तो इसमें पहला स्थल जो मिला वो स्थल था हड़प्पा। एक दयाराम सहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थान स्थित है, और रावी नदी के तट पर पहला स्थान मिला जिसका नाम था हड़प्पा। इस हड़प्पा नामक स्थान को खोजे जाने के कारण, ये पहला स्थान था, तो इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। फिर आता है कांस्ययुगीन सभ्यता, जो तीसरा नाम है। तो इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको हमने बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में यहाँ पर तांबे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता था, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पे एक कांसा एक मिश्र धातु होती है, और एक कांसा मिश्र धातु जो है एक 2 धातु से मिलकर बनी होती है। तो पहला इसमें होता है तांबा और दूसरा होता है टीन। तो ये 2 धातुओं से मिलकर बनी है। तो ये सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांसा मिश्र धातु का किया जाता था। इसी कारण से इसे, जैसे वहां पे ताम्र पाषाण काल कहते थे, उसी तरीके से यहाँ कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। अब बात आती है इसे प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो प्रथम नगरीय सभ्यता कहने का रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पूरे विश्व में चाहे जहां मानव सबसे पहले रहा हो वो अलग बात है, लेकिन नगर जो बसे थे, एक सिस्टमेटिक यहाँ पे नालियां जो बनी थी, उस समय आज से 4 से 5 हजार साल पहले रोड के नीचे यानी सड़कों के नीचे नालियां बनाई गई थी, और वो भी जो है ग्रिड जाल में सड़कें बनाई गई थी। ऐसे नगर जहां 6-6 कमरों का अन्नागार मिलता है केवल अनाज रखने के लिए, ऐसे नगर उस समय में विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं थे। तो पहली बार नगर निर्माण हुआ था इसी स्थान पर। इस कारण से इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। पहली बार नगर बना, और वो भी एक सभ्य तरीके से, इसी कारण से इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। फिर हम बात करते हैं सरस्वती सभ्यता कहने का क्या रीजन हुआ। अभी तक तो ये समझ में आया कि ये 4 नाम ठीक है, इसके अलग अलग रीजन है, लेकिन ये सरस्वती सभ्यता इसका क्या रीजन है? तो सरस्वती सभ्यता ये जो है, जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं, तो ये जो सिंधु नदी थी, ये नदी मानसरोवर से निकल के इधर चली जाती थी, लेकिन इसी और यहाँ पे गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, तो इसके बीच में एक नदी उस समय प्रवाहित हो रही थी, और उसी नदी के आसपास जब यहाँ पे पहले सिंधु
नदी के पास स्थल खोजे गए, इसके बाद देखा गया कि टोटल इसके पास 500 स्थल मिले, लेकिन 1000 स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले। इसी कारण से सबसे ज़्यादा स्थल यहाँ पे मिलने के कारण इसे बाद में सरस्वती सभ्यता नाम भी दिया गया है। लेकिन सबसे प्रमाणिक साक्ष्य के अनुसार सरस्वती सभ्यता को उतना नहीं माना जाता है, केवल जो है सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। ये हमने नामकरण देखा, फिर हमने इसका समय सीमा देखा। अब हम इसका विस्तार देखते हैं और विस्तार के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आखिर कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो कई सारे देश इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। केवल ये जो हमारा उस समय वास्तविक जो अखंड भारत के नाम से हम लोग जानते थे जिससे पहले, तो उसमें आएगा हमारा पाकिस्तान और भारत, यही दो देश मिलकर जो है इसकी समय सीमा यानी इसका जो विस्तार था यही दो देशों में था। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सरस्वती सभ्यता की, तो ये जो है 22 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, जबकि हमने आप लोगों को भूगोल में बताया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल है ये लगभग लिखा जाता है क्योंकि इसका जो है एक्यूरेट डाटा नहीं बताया गया है, तो केवल इसको आप लोग लगभग ही लिखिएगा। लगभग 22 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा टोटल क्षेत्रफल है। इसमें क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि इसका उत्तरी स्थान कौन सा है, दक्षिणी स्थान कौन सा है, पूर्वी स्थान कौन सा है और पश्चिमी स्थान कौन सा है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अगर इसके आकार की बात करें तो उस तरीके से त्रिभुजाकार है। और जैसा कि हमने जब देखा था, तो हम जब भूगोल में देख रहे थे तो उसे आपको हमने बताया था कि भारत एक चतुष्फल की है। ऐसा इसलिए कि आपका वो वाला सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि आप भी जब उसको याद करेंगे तो ये भी चीज़ें साथ में याद होंगी, और इसे याद करेंगे तो वो याद हो जाएगा। इसलिए आप जो है एक तरीके से कनेक्टिविटी इनके बीच में बनाए रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो इसका आकार है त्रिभुजाकार। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता इस तरीके से अलग अलग 4 स्थानों पे फैली हुई है, लेकिन आकार में इसे त्रिभुजाकार कहा जाता है क्योंकि लगभग त्रिभुज के जैसा इसका आकार है। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखे थे उसी तरीके से इसमें भी देखना है, सेम उसी तरीके से एकदम देखना है। यहाँ देखें कि जो सबसे उत्तरी स्थान है, सबसे पूर्वी स्थान, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी स्थान, तो सबसे उत्तरी स्थान जो इसका है वो स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मांडा है। सबसे उत्तरी स्थान मांडा है। एक कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा इसका नाम है, ये चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी या चिनाब नदी भी इसको कहते हैं। और इसी नदी को इसी चेनाब नदी को ही हम लोग जानते हैं एक अलग नाम से, अस्किनी नाम से भी इसे जाना जाता है, जो इतिहास में पुराने मतलब नदियों का एक पुराना नाम होता है, तो उसमें जो है इसे अस्किनी कहा गया है। तो ये स्थान है मांडा, और जिस राज्य में स्थित है, अभी जो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है वो है जम्मू कश्मीर, और जिस नदी पर स्थित है उसका नाम है चेनाब नदी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान है। फिर बात करें सबसे दक्षिणी स्थान जो है, इस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है दैमाबाद। और ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी, परोरा नहीं कह रहे, प्रवरा है। और ये प्रवरा नदी जो है एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। जी हाँ, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नाम है दैमाबाद। फिर हम बात करें तो पूर्व में एक स्थान है जिसका नाम है आलमगीरपुर इसका नाम है। ये किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है हिंडन नदी पर। और किस राज्य में स्थित है, तो यूपी में, ये उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो आलमगीरपुर और नदी है हिंडन नदी,
और ये जो राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। फिर देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये था नॉर्थ यानी उत्तर, ये था साउथ दक्षिण, ये था ईस्ट यानी पूर्व। अब देखते हैं पश्चिमी स्थान कौन सा है। तो ये स्थान का नाम है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर इसका नाम है। किस नदी पर स्थित है? तो दास्क नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में एक स्थान है बलूचिस्तान। पाकिस्तान में टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल खाली 4 राज्य हैं, जिसमें सिंध आएगा, पंजाब आएगा, बलूचिस्तान आएगा, एक बाल्टिस्तान नाम से आता है। तो इस तरीके से केवल 4 जो है इसमें राज्य हैं। और ये 4 राज्यों में जो बलूचिस्तान है तो यहाँ पे, और जो पंजाब है, सिंध है, इन सभी स्थानों पर ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। पंजाब जब जो है बाद में 2 टुकड़ों में बटा था तो एक जो है भाग उसका चला गया पाकिस्तान में, एक हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ भी पंजाब है, वहाँ भी पंजाब है, केवल सिंध जो था वो केवल वहाँ पे रह गया है। तो इस तरीके से सूतकांगेडोर है। और उत्तर में देखेंगे तो मांडा है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या रहता है कि एक कंफ्यूजन रहता है, तो इसके लिए आपको हम ट्रिक बताते हैं। याद रखिएगा कि जब होता है सम, ये अंग्रेजी का जो सम होता है, इसको हम हिंदी में लिख देंगे, यानी सम को हिंदी में लिख देंगे। और सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना यानी ऐड करना होता है। तो इसको लिख देंगे ए और डी, ठीक ना। तो सम बराबर ऐड होता है, यानी कि उसके माने क्या होता है? जोड़ना। तो हम लोग देखेंगे ये सा से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपका सूतकांगेडोर, ठीक ना। सा से हो जाएगा सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। और मां से क्या हो जाएगा? तो इससे हो जाएगा मांडा। फिर ए से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और डी से हो जाएगा दैमाबाद। तो ये आपके चारों स्थानों के नाम हैं जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैले हुए हैं। ये 4 स्थान के नाम आपको याद रखना है, नदी के साथ याद रखना है, राज्य के साथ याद रखना है कि कहां से कहां तक फैले हुए हैं। तो पहला स्थान है मांडा, दूसरा स्थान यानी उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में क्या है? सूतकांगेडोर है। ऊपर देखेंगे तो चेनाब नदी है, नीचे है प्रवरा नदी, इधर देखेंगे पूर्व की तरफ तो हिंडन नदी है और इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो दास्क नदी है। ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सम बराबर ऐड के साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि नदियों के नाम कैसे हम लोग याद रखेंगे। तो हम कहेंगे कि डच थे, ठीक है, यानी कि डच है, लेकिन डच हैं पर भारत में नहीं। तो डच हैं लेकिन कहाँ जो है? भारत में नहीं, ठीक ना। तो भारत को याद नहीं रखना है, केवल डच से क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा आपका, यहाँ से दास्क नदी हो जाएगा और इससे यानी कि ये हो गया दास्क नदी, और ये हो गया चेनाब नदी, और इससे हो गया हिंडन नदी, और एक पर से हो गया प्रवरा नदी। तो इस तरीके से आपके नदी के नाम, आपके स्थान के नाम और राज्य के नाम तो आपको याद रहेंगे ही, क्योंकि ऊपर जो है जम्मू कश्मीर है, नीचे महाराष्ट्र है, इधर पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश है और इधर देखेंगे आप पश्चिम में तो बलूचिस्तान है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन इतिहास में, अगर प्राचीन इतिहास में कहीं से क्वेश्चन बन रहा है तो वहाँ से एक क्वेश्चन जो अगर कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता में बनेगा तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि ये स्थान वाला तो इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है। फिर हम लोग आगे अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये नाम इसका जहाँ से जहाँ तक विस्तार था वो चीज़ हमने देख लिया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जो स्थान मिले हैं यहाँ पे, जितने स्थान खोजे गए हैं, तो इसमें नाम कौन दिया है, जो अभी 5 नाम के बात किए हैं, 5 नाम जो इसके अलग अलग बताए हैं, फिर कौन इसकी खुदाई किया था और इन सभी चीज़ की जानकारी कौन व्यक्ति दिया। जैसे अगर किसी चीज़ के बारे में हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ है और उसके बारे में खोज करना है तो कोई जानकारी तो दिया होगा, तो जानकारी के बारे में फिर इसका जो है सर्वेक्षण कोई किया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 4 व्यक्तियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति था, कौन जानकारी दिया और कौन यहाँ पर जो है इसका खोज करता यानी उत्खनन करता व्यक्ति था। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं जानकारी की।
क्योंकि जब तक जानकारी नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। तो जानकारी देने वाला जो व्यक्ति था, सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी देने वाला व्यक्ति था, वो यहाँ पे था चार्ल्स मैसेंजर। चार्ल्स मेसन इसको कई जगह लिखा रहता है, लेकिन हमसे याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं मैसेंजर, इसलिए क्योंकि मैसेंजर पर ही, अब चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे फेसबुक का हो, हर जगह आपको मैसेज से ही जानकारी मिलती है कि जो है वो व्यक्ति क्या कर रहा है इस समय। तो इसी तरीके से आपको मैसेंजर से याद रखना है कि जानकारी देने वाला कौन था, चार्ल्स मेसन था। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देने वाला व्यक्ति चार्ल्स मेसन है। जैसे मैसेंजर पे जानकारी मिलती है उसी तरीके से इस व्यक्ति ने आपको मैसेज दिया। फिर यहाँ पे बात करें तो खुदाई करने वाला कौन व्यक्ति है। अब जानकारी मिल गई तो इसकी खुदाई करने वाला व्यक्ति कौन है, तो व्यक्ति है दयाराम सहनी। दयाराम सहनी 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी रावी नदी पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल की। फिर अगर हम लोग बात करें तो सर्वेक्षण किसने किया, तो सर्वेक्षण करने वाले व्यक्ति थे कनिंघम, और फिर एक जो व्यक्ति है जानकारी देने वाले, खुदाई करने वाले, सर्वेक्षण, और फिर ये सब होने के बाद जो नामकरण दिए, इसका नाम रखने वाले जो व्यक्ति थे तो कौन है, तो नामकरण है करने वाले जॉन मार्शल हैं। तो ये चार व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। खुदाई करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यक्ति है दयाराम सहनी, और इसमें जानकारी देने वाले जो हैं वो मेसन हैं, चार्ल्स मेसन। फिर अगर सर्वेक्षण की बात करें तो कनिंघम है, और फिर अगर हम लोग देखें कि नामकरण किसने किया तो जॉन मार्शल। ठीक ना। अब हम लोग इसमें देखते हैं तो जितने भी स्थल पाए गए हैं उन स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीगंगा, बनवाली, लोथल, धौलावीरा, ठीक ना, ऐसे कुछ स्थल हैं। तो इनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। अब इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो सबसे पहले स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं, फिर हम सभी स्थल को देखने के बाद एक चीज़ ये देखेंगे कि यहाँ पे जैसे इसका क्या जो है, जो नगरीय संरचना कैसी थी और ये नष्ट क्यों हुई, तो इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बाद का मतलब है कि ये पहले सभी स्थल के बारे में देख लेंगे फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला स्थल जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वो पहला स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी, इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई है। किस व्यक्ति ने किया था, तो दयाराम सहनी ने। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वस्तुएं पाई गई हैं, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं थी जो पाई गई हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 6 कमरों वाला अन्नागार कहाँ मिला है, मातृ देवी की मूर्ति कहाँ मिली है, RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है। इन सभी बातों की अगर चर्चा की जाएगी तो एकमात्र कौन सा शहर रहेगा, कौन सा स्थल है, वो है हड़प्पा। तो आइए इसके जितने भी जो भी चीजें यहाँ पर मिली हैं हड़प्पा में उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मिला है वो क्या मिला है, तो यहाँ पर मिला है अन्नागार, ठीक है ना, अन्नागार मिला है। अन्नागार का क्या मतलब है कि केवल अनाज रखने के लिए एक बहुत बड़ा रूम बनाया जाता था, एक कमरा बनाया जाता था जिसमें केवल अनाज रखे जाते थे।
आप सोचिए आज से 4000-5000 साल पहले इतनी ज़्यादा विकसित कृषि थी कि जहां खाने के बावजूद इतना बचा के एक बहुत बड़े कमरे में रख रहे हैं। आज के समय में हम लोग ड्राम में रखते हैं तो उसमें भी खाली जगह बच जाती है, और यहाँ के लोग रख रहे हैं इतने बड़े बड़े कमरे में। तो अन्नागार यहाँ पे मिला है, साथ में यहाँ पे स्नानागार भी मिला है। स्नानागार, स्नानागार का मतलब स्विमिंग पूल जो आज के समय में जाना जाता है, यानी कि केवल स्नान करने के लिए एक बहुत बड़ा कमरा यहाँ पे बनाया जाता था। साथ में यहाँ पे सभागार मिला है। सभागार का क्या मतलब है कि सभा करने के लिए जहाँ सब इकट्ठा होके किसी बात पर चर्चा कर सकें, तो सभागार भी यहाँ पर मिला है। हड़प्पा में सभागार भी मिला है। साथ साथ में यहाँ पर मिला है मातृ देवी की मूर्ति, ठीक ना। मातृ देवी की मूर्ति का क्या मतलब है? मातृ देवी की मूर्ति का मतलब है कि मिट्टी की बनाई गई केवल एक मूर्ति मिली है। अब यहाँ पे देखिए, अब कौन जाने कि ये जो है मूर्ति सच में थी। अब इतिहास है, इसमें केवल हम लोगों को एक अनुमान ही लगाना होता है, तो इसी के आधार पर हम लोगों को केवल याद रखना है कि मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। जैसे इसी में अभी मिलेगा आप लोगों को एक डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक ना, यानी कि एक नृत्य करती हुई महिला, जिसे अगर हम लोग जानेंगे कि मतलब आज के समय में अगर ऐसे किसी के सामने कहेंगे कि नृत्य करती हुई महिला, तो उतना ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन आज कह दीजिए कि नसनिया मिली है तो सबको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ मिला है। तो ऐसी ये चीज़ जो है, ये भी जो है यही हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिली है। अब कौन जाने कि ये केवल जैसे पोज लेते थे, जैसे आज के समय में क्या होता है कि लोग अपनी जैसे सेल्फी लेते समय जो है ये मतलब कि इस तरीके से अलग अलग जो उस पर बनाते हैं अपना, कि जैसे कोई जीभ निकाल के खिंचवाता है फोटो, तो ये सब तरीके जो हैं ऐसे ही केवल एक पोज भी तो हो सकता है, लेकिन अनुमान केवल लगाया गया है कि वहाँ पर एक डांसिंग गर्ल मिली है। तो यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति जो तांबे की बताई जाती है। फिर यहीं पे मिला है ओखली, ठीक ना, यानी कि ये मातृ देवी की जब मूर्ति मिल गई तो अब इनको कूटने के लिए ओखली की जरूरत है। ये केवल याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसे मतलब इसको मत लीजिएगा। तो यहाँ पे ओखली मिली है, और ओखली मिली है तो साथ में अब कूटने के बाद इनको ताबूत की जरूरत पड़ेगी, तो ताबूत भी यहाँ पे मिला है। ताबूत क्या होता है? जिसमें जो है मतलब कि जैसे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसमें ले जाते हैं, तो ये ताबूत उसे कहते हैं। ताबूत भी यहाँ पे मिला है। फिर साथ में जो यहाँ पे क्या मिला है, ताबूत के साथ साथ RS-37 कब्रिस्तान भी यहाँ पे मिला है। साथ में यहाँ पर आपको स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा में ही मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। और हाथी की खोपड़ी भी यहीं पर मिली है। मतलब कि अब जब हाथी की खोपड़ी मिली है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हाथी भी रहती थी। तो इस तरीके से आपको इतनी चीजें यहाँ पे याद रखना है हड़प्पा के लिए कि हाथी की खोपड़ी यहीं पर मिली है, RS-37 कब्रिस्तान यहीं पर मिला है, ओखली यहीं पर मिली है, मातृ देवी की मूर्ति यहीं पर मिली है, यहीं पर अन्नागार मिला है, यहीं पर स्नानागार मिला है। तो ये सभी चीज़ें जितना जो कुछ भी मिला है ये सब यहाँ हड़प्पा पे मिला हुआ है। बाकी हम लोग अब देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जो है आप लोग देखते रहिएगा, और थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।